आज की हमारी पड़ताल में हम 3 बिल्कुल अलग-अलग कहानियों को एक धागे में पिरोने वाले हैं। ये कहानियां भारत की आर्थिक पहचान के बारे में एक बड़ी तस्वीर सामने रखती हैं और एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करती हैं। और वो सवाल ये है, क्या भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना रहेगा या फिर एक निर्माता के तौर पर उभरेगा? मतलब एक तरफ दुनिया हमें एक बहुत बड़े बाजार की तरह देखती है, जहां सब अपना सामान बेचना चाहते हैं। पर सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ खरीदने वाले बनकर रह जाएंगे या फिर चीजें बनाने वाले भी बनेंगे? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं हमारे महान ऊर्जा विरोधाभास से। ये एक बहुत बड़ी सिस्टम से जुड़ी समस्या है जो सीधे सीधे देश के एक अहम मुद्दे से जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि भारत की ऊर्जा की भूख कितनी बड़ी है। हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता हैं। ये आंकड़ा ही हमारी अर्थव्यवस्था के विशाल आकार का सबूत है। लेकिन असली कहानी इस नंबर में छिपी है, 85%। जी हाँ, हम अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं, यानी आयात करते हैं। अब ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की एक बहुत बड़ी रणनीतिक कमजोरी की तरफ इशारा करता है। और इसी बात पर वेदांता के प्रमुख अनिल अग्रवाल एक बहुत ही सीधा और चुपता हुआ सवाल पूछते हैं। भारत अपने घर में ज्यादा तेल निकालकर इस निर्भरता को कम क्यों नहीं कर सकता? ये सवाल सीधा इस चुनौती की जड़ पर चोट करता है। और देखिए, अग्रवाल का दावा इस पहेली को और भी उलझा देता है। उनका कहना है कि भारत में अगर तेल निकाला जाए तो वो आयात करने से लगभग आधा सस्ता पड़ सकता है। तो फिर सवाल वही है, हम ऐसा कर क्यों नहीं रहे हैं? ये सवाल बिल्कुल जायज है। अगर ये सस्ता भी है और देश के लिए जरूरी भी, तो आखिर रुकावट कहाँ है? वो क्या चीज है जो हमें घर में ही तेल निकालने से रोक रही है? देखिए, इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। कई सारी वजहें हैं। पहली तो ये कि भारत की जमीन की बनावट, मतलब भूविज्ञान, काफी मुश्किल है। यहाँ मिडिल ईस्ट जैसे तेल के आसान भंडार नहीं है। दूसरी बात, नीतियां तो बनी हैं, लेकिन सरकारी मंजूरियों और धीमी नौकरशाही के चलते वो जमीन पर ठीक से उतर नहीं पाई। फिर जो विदेशी निवेशक हैं, वो भी यहाँ पैसा लगाने का जोखिम उठाने से कतराते हैं। और आखिर में सरकार का फोकस अब ग्रीन एनर्जी पर ज्यादा है, जिसकी वजह से तेल की खोज वाला काम थोड़ा पीछे छूट गया है। तो ये तो थी निर्भरता की कहानी। अब रुख करते हैं एक बिल्कुल अलग कहानी की तरफ, एक कहानी जो चुनौती और इनोवेशन की है। यह है हमारे विश्लेषण का दूसरा पड़ाव, एक नई एआई पहचान। यहां मामला बिल्कुल डेविड बनाम गोलियत जैसा है। एक तरफ है चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे दुनिया के बड़े बड़े महारथी, और दूसरी तरफ है बेंगलुरु का एक स्टार्टअप सर्वम एआई, जो इन्हें टक्कर देने का दम भर रहा है। और ये सिर्फ खोखले दावे नहीं हैं, इसके पीछे पक्के आंकड़े हैं। देखिए, जब बात भारतीय लिपियों को पहचानने और समझने की आती है, तो सर्वम का विज मॉडल इन ग्लोबल दिग्गजों को भी पीछे छोड़ देता है। IOM OCR बेंचमार्क पर इसकी एक्यूरेसी 84.3% है, जो बाकियों से कहीं बेहतर है। तो सवाल उठता है कि सर्वम की इस कामयाबी के पीछे का राज क्या है? जवाब है स्पेशलाइजेशन। जहां ग्लोबल मॉडल्स सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, वहीं सर्वम को खास तौर पर भारतीय भाषाओं और लिखने के तरीकों के लिए ट्रेन किया गया है। और बस यही वो चीज है जो इसे दूसरों से आगे कर देती है। इसकी स्पेशलाइजेशन का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सर्वम के विज मॉडल में लगभग 3 अरब पैरामीटर्स हैं। अब इसकी तुलना गूगल के जेमिनी से कीजिए, जिसमें अंदाजा है कि 2 खरब पैरामीटर्स हैं। ये जमीन आसमान का फर्क साफ दिखाता है कि सर्वम सबसे बड़ा बनने की दौड़ में नहीं है, बल्कि एक खास काम में सबसे बेहतर बनने की कोशिश कर रहा है। और शायद सबसे बड़ा सबूत मिलता है एक पूर्व आलोचक के बयान से, जिन्होंने सबके सामने माना कि वो गलत थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और इस बात का पक्का सबूत है कि सर्वम एआई भारतीय संदर्भ में वाकई कुछ बहुत असरदार काम कर रहा है। चलिए अब चलते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कहानी की तरफ। ये कहानी है FMCG सेक्टर से, यानी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें बनाने वाली एक कंपनी की, जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के मुश्किल हालात में भी कमाल कर रही है। ये ग्राफ देखिए, कहानी अपने आप साफ हो जाती है। एक तरफ जहां पूरा FMCG सेक्टर 6% नीचे जा रहा था, वहीं बजाज कंज्यूमर का स्टॉक 100% से भी ज्यादा चढ़ गया। सोचिए जरा, ये कितना जबरदस्त प्रदर्शन है।
तो इस जबरदस्त सफलता के पीछे का इंजन क्या है? ये है उनका स्टार प्रोडक्ट, आमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल। लाइट हेयर ऑयल की कैटेगरी में इसका मार्केट शेयर 63% का है, मतलब बाजार पर एक छत्र राज। और यही दबदबा उनकी ग्रोथ की नींव है। तो सवाल है, उन्होंने ये किया कैसे? उनकी स्ट्रैटेजी 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी थी। पहला, उन्होंने अपने कोर ब्रांड यानी आमंड ड्रॉप्स पर ही पूरा फोकस किया। दूसरा, मार्केटिंग पर 37% ज्यादा खर्च किया, जिससे ब्रांड हर जगह दिखने लगा। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी था, उन्होंने प्रोजेक्ट आरोहण के जरिए गांव तक अपनी पहुंच को एकदम नया रूप दिया, जिससे वो सीधे छोटे छोटे ग्राहकों तक पहुंच पाए। तो चलिए अब इन तीनों अलग अलग कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और अपने शुरुआती सवाल पर लौटते हैं। देखिए, हमने एक तरफ ऊर्जा में भारत की लाचारी देखी, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी में एक दिलेर चैलेंजर को उभरते देखा, और तीसरी तरफ घरेलू बाजार में एक कंपनी की शानदार कामयाबी की कहानी देखी। ये तीनों कहानियां मिलकर एक ही बड़े सवाल की तरफ इशारा करती हैं। और आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं जिससे हमने ये पूरी पड़ताल शुरू की थी। भारत का भविष्य क्या है? दुनिया का एक बहुत बड़ा बाजार या फिर एक बुनियादी निर्माता? क्या हम सिर्फ चीजों के उपभोक्ता बने रहेंगे या हम ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और रोजमर्रा की चीजों के निर्माता भी बनेंगे? यही वो सवाल है जो आने वाले वक्त में भारत की आर्थिक दिशा और दशा तय करेगा।